हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 2 बचपन रीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका बसंत का बचपन। ओके, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। आज हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। ये जो लेखिका है कृष्णा सोबती, लेखिका नाम है बच्चों कृष्णा सोबती। ये अपने बारे में बता रही हैं आपको कि इसने अपना बचपन कैसे कैसे जिया था। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। यानी लेखिका ने अपने बारे में बताया है कि मैं पहले कैसा पहनती थी और अब मेरा मन कैसा पहनने का करता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों होता है बच्चों, 10 साल का एक दशक होता है, तो यानी कि 10-10 साल के बहुत सारा टाइम उसे कहते हैं हम दशकों। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटफॉर्मों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में मैं अपने मोजे खुद धोने होते थे। लेखिका जो बता मोजे मतलब होता है बच्चों जुराबें। बचपन में लोगों को अपने सॉक्स, जुराबें जिन्हें बोलते हैं, खुद धोनी होती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते पॉलिश या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने साथ पास रुई ज़रूर लेकर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती, यानी कि हर शनिवार को जो लेखिका थी उन्हें उनके फादर कैस्टर ऑयल यानी कि ऑलिव ऑयल पिलाते थे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के नीचे निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का मतलब होता है जी मितला नहीं, उल्टी आना। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन होता है बच्चों एक फ़ोन की तरह होता है, उसे बोलते हैं ग्रामोफोन। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न उस टाइम नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको और इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से एक उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट भी खूब मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। कॉफल एक फल का नाम है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी का स्मेल सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाने और फिर छिलके उतरकर मुंह में। चने जो गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जो गरम की पुड़िया तो जो तब थी अब वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है।
नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर निचोड़ी चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था, हर बच्चों को भाता था। ये बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब अस्पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती, दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों के चमक के भी क्या कहने। स्कॉटल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। आँखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज़। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कम क्या दौरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन का मतलब होता है बच्चों भरोसा। क्या होता है? भरोसा। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी जो उनके छोटे भाई, चचेरे भाई थे, उन्होंने उनसे ये सब कहा था। मैं खींची का मतलब परेशान सी, गुस्सा सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, आज बच्चों आपका हमने चैप्टर रीड किया। इसके बाद आप चैप्टर को रीड करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर और इसके वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ सेंड करूँगी, वो आपको सभी को अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।